हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था। अब बारी है चैप्टर 5 की, विच इज़ लाइफ प्रोसेस। तो उससे पहले अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है एंड आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि कुछ नया वीडियो लाया जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? हमें ज़िंदा रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हर दम होते रहते हैं। ठीक है, अगर वो बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, खाना डाइजेस्ट होना, हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना, ये सब एक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्रोसेस हमें जिंदा रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो क्या बोलता है आपके एनसीईआरटी वो देखते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है? देखो यहाँ पे इस स्टैंजा में जितना बोला गया है कि जो अलाइव है, अगर हम एक लोग चल रहा है, मतलब एक व्यक्ति चल के जा रहा है, उसे देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो जिंदा है। अगर एक सेम व्यक्ति अगर सो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्या वो मर गया है? नहीं, वो तभी भी जिंदा है। कैसे हमें पता चला कि मान लो एक हमने देखा कि वो जो उसका ब्रीदिंग प्रोसेस है, जब वो चल रहा था उसका ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा था, जब वो सोया है तभी भी उसका ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है। ये तो था एक ह्यूमन बीइंग के लिए, बट अगर हम देखेंगे एक प्लांट के लिए, प्लांट में तो ब्रीदिंग हमें नहीं दिखाई देगा। सपोज मान लो कि हम उसमें ग्रो एक फैक्टर ले रहे हैं कि वो जिंदा है या फिर नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं बहुत ही कम एज में उनका ग्रोथ में सेचुरेशन आ जाता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। क्या हम बोलेंगे ये ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ये जिंदा नहीं है, वो मर गया? ऐसा नहीं बोल सकते। तो एनवायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन, प्लांट, ये सब में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे वेरी करता है कि हम डिफर करता है कि क्या इसमें क्या देखेंगे उसमें क्या देखेंगे। तो सबके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसे देख के हमें पता चलता है कि लाइफ प्रोसेसेस एंड ये जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। ये स्टेप, ये जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ यही बताया गया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना, इतना भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो देखो जैसे भी मूवमेंट होता है, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये सब एक मूवमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे मूवमेंट भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के, जैसे कि हमारा बॉडी में सेल है, एक छोटे से सेल में कितने सारे मूवमेंट हो जाते हैं हमें पता नहीं है, बट वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख पा रहे इसलिए नहीं हो रहे, नहीं, वो होते हैं, हमें पता नहीं चलता। इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? यस, अगर एक सेल के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर वो रुक गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट देखो, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि वायरस अलाइव, जिंदा है या फिर नहीं है। ये आप आगे जाके 12th में भी पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे जाके आप। तो वायरस जो होता है वो अगर एक होस्ट के बॉडी में चला जाए, जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड होता है, तभी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, वो हमारा बॉडी से खाना ले जाता है, वो बहुत सारी चीज़ हमारे बॉडी से इकट्ठा करता है, बॉडी के अंदर रहता है, वो तभी जिंदा होता है। बट जब वो हमारे बॉडी में एंटर करने से पहले जहाँ पे रहता है ना, वो तभी जिंदा नहीं होता है। तो हम नहीं बोल सकते जिंदा है या फिर नहीं है, डिपेंड करता है वो कहाँ पे है। अगर बॉडी के बाहर है तो वो जिंदा नहीं है, अगर बॉडी के अंदर आ गया वो तो जिंदा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ये थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन भी आ सकता है। इनफैक्ट वायरस डोंट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम, जो मॉलिकुलर मूवमेंट हमारे अंदर होते हैं वो उनके अंदर नहीं होते हैं जब तक until the infect some cell, जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर लेते तब तक उनके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता। एंड दैट इज पार्टली वाई देर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इस बात पे कंट्रोवर्सी है कि दे ट्रूली लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, आप आगे जाके भी 11th क्लास में पढ़ोगे कि कैसे वायरस को जो क्लासिफिकेशन के दौरान वायरस को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं लिया गया है। ठीक है, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ?
मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों लाइफ के लिए नीड है? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them and so on. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो हमारा बॉडी है वो तो पहले छोटे छोटे सेल से मतलब बिल्ड हुआ है, ठीक है। सेल भी जो एक सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ों को लेके भी मतलब बिल्ड हुआ है। सेल के बाद बहुत सारे सेल मिलने के बाद क्या होता है? टिश्यू, देन क्या होता है? ऑर्गन, देन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ओके, ऐसे ही पॉपुलेशन और सो ऑन, ठीक है। बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हाथ कुछ काम करने के लिए होते हैं, पैर चलने के लिए होते हैं, हार्ट होता है ब्लड पंपिंग करने के लिए, लंग्स होता है ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए। तो हमारा जो बॉडी है ना, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेके वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो देखो जैसे कि एनवायरमेंट से वेरी करता है कि कौन से एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो टिश्यू होता है वो रिपेयर होता रहता है, ठीक है। ब्रेक डाउन एक टाइम पे होता है, उससे रिपेयर भी होता रहता है, ठीक है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ठीक है। जो देखो ऐसा हुआ कि हम जा रहे हैं, हम गिर गए, चोट लग गई, कुछ सेल्स निकल आए, कुछ वुंड हो गया, तो क्या होता है वो कुछ दिनों के बाद वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस अगर नहीं होता तो ऐसे ही हम जितने बार गिरते रहते हैं तो उतने बार वुंड हो जाता एंड उसके बाद क्या होता, हमारा बॉडी रिपेयर ही नहीं कर पाता। तो क्या हम जिंदा रह पाते? नहीं, हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट से वेरी करता है कि हमारा बॉडी ब्रेक डाउन भी होता है थोड़ा थोड़ा एंड रिपेयर का जो प्रोसेस वो भी कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। सिंस ऑल द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। वो मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है जो हमारा बॉडी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है। द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो सारे प्रोसेस हो रहा है। हम सो रहे हैं तभी भी वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस यही है, जो हमारा बॉडी का जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शंस वो एनी टाइम होता रहता है, अब जब तक डेथ नहीं हो जाता, ठीक है। When we are just sitting in class, even we are just asleep, this maintenance job has to go on. अगर वो मेंटेनेंस जॉब बंद हो गया, हम तो गए, मतलब डेथ ही हो जाएगा। तो ये आ रहा आपका लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन। क्या बोला है? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये आप याद रखना, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब, हमारा बॉडी को मेंटेन करने के जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे, ठीक है। देखो मेनली जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर जो भी काम हम बाहर कर रहे हैं उस सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे? फूड से। हम फूड इसीलिए तो खा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे हम खा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसको तोड़ के हमारा बॉडी एनर्जी निकाल के स्टोर करके रखता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, ठीक है। दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। सो देर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म। फूड, जैसे कि फूड जो हमारा बॉडी में आया, फूड हमारे बॉडी में जब आया वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया एनर्जी। ये बाहर एक एनर्जी के रूप में था, तो जब बॉडी के अंदर आ गया वो भी एक और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया एंड हमारे बॉडी का जो प्रोसेसेस है उसको करने के लिए हेल्प किया, ठीक है।
विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड और प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। जो हम खा रहे हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। थोड़ा याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड। खाना खाना चाहिए सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, क्योंकि हमारा बॉडी जो कार्बन बेस्ड होता है या फिर हमारा जो अर्थ है वो कार्बन बेस्ड है, इसीलिए हमें खाना भी खाना चाहिए कार्बन बेस्ड। यही लिखा हुआ है आपकी बुक में, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जो अर्थ में जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करता है, तो इसीलिए खाना भी हमें कार्बन बेस्ड ही खाना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को देख के डाइजेशन भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These sources of energy therefore need to break down or build up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecule the body needs to grow। देखो, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, उसके साथ क्या खाया, प्रोटीन भी कुछ कंज्यूम किए हैं, उसके साथ फैट और लिपिड, जो भी लिपिड भी कुछ कंज्यूम किए हैं। ऐसा नहीं है बॉडी में कि कार्बोहाइड्रेट एक जगह जाएगा, डाइजेशन होगा, हमें एनर्जी देगा। प्रोटीन के लिए अलग जगह नहीं है, लिपिड से अलग एनर्जी तो नहीं निकलता है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वो भी देखो, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, जो एनर्जी देता है वो भी एटीपी फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोटीन भी टूट के एटीपी देता है एंड लिपिड भी एटीपी ही देता है। जो वो ये होता है कॉमन चीज जिससे हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म सोर्स में लिया जाता है। खाना तो हम खा रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खा रहे हैं, बट हमारे बॉडी में जाने के बाद एक यूनिफॉर्मली एक ही चीज़ हमें मिलना चाहिए जिससे हम यूज़ करके कुछ भी। जैसे देखो, पुराने ज़माने में जैसे कि ऐसा था कि एक कल्चर कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में गेहूँ है एंड किसी और के पास ज़्यादा मात्रा में चावल है, तो वो क्या करते थे, लेन देन कर लेते थे कि नहीं, हम हमारे पास ज़्यादा है, आपके पास ये ज़्यादा है, तो हम आपको दे देते हैं, आप हमें दे दीजिए। बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि एक कॉमन है कि पैसा, अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा। वैसे ही हमारे बॉडी में सब कुछ जाके, ठीक है, सब कुछ जाके एक ही कॉमन चीज़ बनता है, वो होता है एटीपी, जिसको यूज़ करके हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया? फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। ऐसे मतलब कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन गया, प्रोटीन से एटीपी बन गया, लिपिड से एटीपी बन गया, ये तो इजी इतना नहीं है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, ये सब चीज़ होते हैं जस्ट बिकॉज हमारे फूड को तोड़ के उससे एनर्जी निकल सके। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोसेस से जाकर हमें एटीपी मिलता है। उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी आता है, रिडक्शन आता है, जैसे कि एरोबिक एनिमल्स, जैसे कि हम, ठीक है, जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये लिपिड, ये सबको तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बाहर से। हम लेते हैं ना, ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे तोड़ के हम उससे एनर्जी निकाल सके। ओके, तो इसीलिए बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये याद रखना, रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे, जो हम खाना खा रहे हैं उसे तोड़ने के लिए हम बाहर से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, उस जो खाना को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है, एनाएरोबिक भी हो सकता है। कुछ
ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, थोड़ा आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, शायद आप आगे जाके पढ़ोगे। बट रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक, एनाएरोबिक। एनाएरोबिक में ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं होता है, बट एरोबिक में ऑक्सीजन ज़रूरी होता है खाना को तोड़ के एनर्जी निकालने के लिए। In the case of single celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सिर्फ वही एक सिंगल सेल है, खाना खाने के लिए हमारे पास बक्कल कैविटी, माउथ जो भी है, उनके पास ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सरफेस से ही कंज्यूम कर लेते हैं खाना आया, तो ऐसा ऐसा थोड़ा एक ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, तो ये कंज्यूम करके अपने अपने तरफ खींच के वो अपने प्रोटोप्लाज्म में मतलब मिला देंगे, जो भी साइटोप्लाज्म में मिला देंगे, ठीक है। वैसे ही गैस कुछ फिकल मैटर उनको निकालना है, तो वैसे ही यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, वाटर लेना है अंदर, वैसे ही सब उनका जो भी प्रोसेस होता है, सिंगल सेल है ना, तो वो अपने एक सेल के सरफेस से ही कर लेते हैं, ठीक है। अपने एंटायर सरफेस उनका जो होता है ना, ये पूरा सरफेस, ये हेल्प करता है उन्हें खाना लेने के लिए, फिकल मैटर एक्सचेंज करने के लिए, जो भी काम, ठीक है। बट हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे पास माउथ भी है, हमारे पास एनस भी है, हमारे पास हाथ पैर, सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं जिससे हम काम अच्छे से करवा सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड the body design become more complex. In multicellular organism, all the cell may not be in direct contact with the surrounding. जैसे हमारा बॉडी हो गया एक ह्यूमन बींग, ठीक है, ठीक है। जो सेल यहाँ पे है वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना, ये जो सेल यहाँ पर है एंड यहाँ पे देखो, ये वाला सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट ये वाला है, ये तो अपना नीड कंप्लीट कर देगा, बट ये कैसे करेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही सेल था, तो जो भी जा रहा है सिंगल सेल को जा रहा है, बट यहाँ पे मल्टीपल सेल है, ठीक है। तो इस सेल का काम तो हो जाएगा, बट इस सेल का काम नहीं होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन काम कर रहा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनका जो नीड है वो किस डिफ्यूजन से, किस प्रोसेस से उनका कंप्लीट हो रहा है, तो आप क्या बोलना, सिंपल डिफ्यूजन से उनका सारा ही लाइफ प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। यस, हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है, लंग्स हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, एंड जो हमारा स्टोमक है वो क्या करता है, खाना डाइजेस्ट करता है। तो सबके लिए अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस, हमें पता है। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. ठीक है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them. देखो, हम खाना खा रहे हैं ना, हमारे बॉकल कैविटी के थ्रू, देखो एक माउथ है, उसके थ्रू खाना चला गया बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस जगह से खाना गया सिर्फ वही सेल फ़ायदा उठा लिए, बट सारे ही सेल को चाहिए। तो एक जगह जाके वो एक कॉमन फॉर्म में आता है, फिर टूट के पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। देखो मैं अच्छे से समझा देती हूँ क्या बोला गया है वहाँ पे। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also the function of specialized tissue. ठीक है, specialized tissue यहाँ पे हमारा अपटेक हुआ ना, खाना खा लिए, ऑक्सीजन नाजल कैविटी के थ्रू ले लिए, तो काम तो कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू का है, बट पूरे बॉडी को उसे चाहिए, ठीक है। पूरे बॉडी को ही सप्लाई चाहिए, खाना की भी एंड ऑक्सीजन की भी।
So how this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for the carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो सबको पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है. When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the body but could even be harmful. जैसे कार्बन सोर्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, देखो खाना खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी ले लो, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, ठीक है. ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन हो गया, बाई प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, CO2H2O. देखो मैं ये मतलब ये जो इक्वेशन मैं इसे सॉल्व नहीं की हूँ बट बोल रही हूँ सिर्फ कि क्या क्या बाई प्रोडक्ट हो सकता है. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. इसीलिए ना हम ब्रीदिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by process called excretion. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जैसे कि डाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ निकल रहे हैं जो हमें एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर निकालना चाहिए, यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं हमारे बॉडी में जो यूजफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अगर वो बॉडी में रह रहे हैं तो. अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. बेसिकली अब तक जो भी हमने पढ़ा वो ये बोल रहा है कि हमारा बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो सिंपल है, पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसको सबके लिए अलग अलग होते हैं एंड वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है हमारे बॉडी में. सिंपली यही बोला जा रहा है. तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपके बुक में, थोड़ा आप सोचना, मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगी, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ है आपकी बुक में सिंपल तरीके से समझाने के लिए. मैं बहुत सारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ. अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके एक बार देख लेना, होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है. ये चैप्टर भी आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि मैं NCERT बेस्ड पढ़ा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है. तो चलो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. ऑफकोर्स हमें एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. वी ऑल्सो नीड मटेरियल from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. कुछ भी करें, बैठें, कुछ काम करें, खा रहे हैं, पी रहे, सबके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? खाना खा के. बाहर से हम खाना खाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो कैसे हम जीते हैं? हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. कैसे हमें फूड मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे. सबके लिए वे डिफरेंट होता है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज लेते हैं. देखो क्वेश्चन आ सकता है कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. This organism, the autotrophs, include green plants and some bacteria. कौन कौन ये लेते हैं? ये important है, ठीक है, ये याद रखना. The other organism utilize complex substance. This complex substance have to broken down into simpler ones before they can used for the upkeep and growth of the body. देखो जैसे हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो तो ग्लूकोज है, ठीक है. आप आगे जाके पढ़ोगे, आपको इतना भी नॉलेज नहीं होगा. ग्लूकोज हम खा रहे हैं, ग्लूकोज जाके टूटेगा किसमें? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर जाके वो टूटेगा पायरुविक एसिड में,
ठीक है, मैं एक रफली नॉलेज दे रही हूँ, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे सिर्फ एनर्जी निकल रहा है वो आपको याद रखना है। पायरुविक एसिड क्या होगा, वो जाके क्रेब साइकिल के अंदर जाके हमें क्या मिलेगा, CO2 H2O, ये सब हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड कुछ हमें मिलेगा ATP, जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। ये होता है खाना, हमारा जो न्यूट्रिशन जाता है ना, वो क्या काम करता है, कैसे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। ये टूटेगा ना, जो भी कॉम्प्लेक्स जा रहा है। देखो ग्लूकोज गया, कार्बोहाइड्रेट, वो भी पायरुविक एसिड के थ्रू एक क्रेब साइकिल में जाएगा, वो ATP रिलीज करेगा। अगर प्रोटीन भी हुआ, वो भी इस साइकिल के अंदर जाकर ही हमें CO2 H2O बाई प्रोडक्ट एज मतलब वेस्ट प्रोडक्ट देगा एंड ATP देगा एज एनर्जी। लिपिड भी वही काम करेगा। तो सब क्या करते हैं, एक सिंपलर फॉर्म में जाते हैं एंड हमें एनर्जी देते हैं। upkeep and growth of the body. To achieve this organism use biocatalyst called enzyme. बायोकैटलिस्ट यूज होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम। जो भी रिएक्शन होता है, मानो कि एक रिएक्शन है कि फूड से एनर्जी निकला, ठीक है, ये प्रोसेस तो हो जाएगा, बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर कोई कैटलिस्ट यहाँ पे नहीं है। जब कैटलिस्ट लग जाएगा तो सेम प्रोसेस 1000 आवर में होने वाला प्रोसेस 1 आवर या फिर कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। यही होता है कैटलिस्ट का काम। कैटलिस्ट क्या करता है कि जो टाइम को वो कम कर देता है, रिएक्शन के टाइम को। काम वही होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को कम करवा देता है। ठीक है, शॉर्टकट का रास्ता वो कैटलिस्ट ही दिखाता है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे कौन रहता है प्रेजेंट, कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। बायोकैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। दिस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। यस, हम हेटेरोट्रॉप हैं एंड हम किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली पेड़ पे, क्योंकि हम सारी चीज़ खा नहीं सकते एनिमल बेस्ड। सब मैक्सिमम 90% ऑफ आवर फूड हम प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, thus the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotroph. Heterotrophic organism include animal and fungi. तो कौन कौन होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड फंजाई। ठीक है, तो अब आया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोफिक बोलेंगे। जो खुद का खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। खाना कौन खुद बना रहा है, प्लांट बना रहा है। तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खुद का जो कार्बन बेस्ड फूड होता है एंड एनर्जी होता है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फुलफिल कर देता है। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. ठीक है, तो ये याद रखो, ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. तो बाहर से कुछ लेके उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्या क्या लेता है बाहर से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, जो हमें बहुत ही हेल्प होता है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन प्लान कर देता है। तो क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक लेता है, वाटर भी ले लेता है कुछ टाइम, मतलब न्यूट्रिशन भी, मिनरल वो सॉइल से लेता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंस में वो अपना खाना ठीक ठाक बना लेता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। हमें भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, हम खाना खाते हैं ना, चावल, वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है। ठीक है, प्लांट को भी कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी देता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. देखो, जो खाना हम क्या करते हैं,
कुछ हमारे घर में चावल आया है, चावल कुछ खरीद के पापा लाए हैं, तो हम क्या करते हैं जितने भी खाना खाना होता है वो उतना निकाल के रख देते हैं, बाकी सब हमारे जो एक स्टोर हाउस होता है वहाँ पे हम स्टोर करके रख देते हैं। वैसे ही प्लांट जब खाना बनाता है, ठीक है, तो जितना उसे चाहिए वो यूज़ कर लेता है, और कुछ कुछ जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है वो उसको क्या करता है स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कि वो फिर से कभी यूज़ कर लेगा या फिर जब ज़रूरत होगा वो यूज़ करेगा, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड immediately are stored in the form of starch, which serves as an internal energy reserve to be used and when required by the plant. जब जरूरत होगा तब वो निकाल के यूज करेगा। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोर किस फॉर्म में करता है, वो स्टोर करता है स्टार्च फॉर्म में, ठीक है। अ समवट सिमिलर situation is in us where some of the energy derived from the food we eat stored in the body in the form of glycogen. Also हमारे बॉडी में भी जो हम खाना खाते हैं ना, जितना एनर्जी यूज़ हो रहा है तो उसे हम होने देते हैं, बट हम ग्लाइकोजन की मतलब जो ग्लूकोज हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए उससे हमें ग्लूकोज मिल गया, तो जितना भी ग्लूकोज हमें चाहिए उससे हम एनर्जी निकाल लेते हैं, और जितना भी ग्लूकोज हमें नहीं चाहिए होता है उससे हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में लेके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, किस फॉर्म में एनिमल, प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है स्टार्च, एंड एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन आगे आपका ये क्वेश्चन कि प्लांट कैसे खाना बनाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो क्या लेता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है एंड वाटर भी निकालता है। ये रहा आपका इक्वेशन, ओके। याद रखना अच्छे से विथ नंबर 6, 12, 6, 6 ये सब याद रखना। तो देखते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पे। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occurs during this process. तो क्या क्या होता है, कैसे खाना बनाता है। पहले तो क्या करता है वो, लाइट एनर्जी, ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो यहाँ पे ना क्लोरोफिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल होते हैं वो तो पहले ही, देखो ये एक पत्ता है जो पेड़ में होते हैं ना, सॉरी ये सबको पता है क्या बोल रही हूँ। तो जो एक पत्ते को अगर हम ऐसे काट देते हैं, पतले ऐसे काट देंगे अगर, आपको पता चल रहा होगा, तो जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखो एक एक सेल होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, तो वो क्लोरोफिल क्या करेगा, पहले तो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर देगा। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या होगा यहाँ पे कि जो वाटर होगा वो टूट जाएगा, H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन होगा जाके इसके साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट बना देगा विच इज ग्लूकोज, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन होगा यहाँ से वो निकल जाएगा ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ये लिखना मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किससे निकल रहा है, तो वाटर से निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है वो किससे निकल के आ रहा है, वो भी वाटर से निकल के आ रहा है। ये जो वाटर दो पार्ट में डिवाइड होगा, H2 प्लस O2, ठीक है। तो O2 जाएगा ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जाएगा, एंड H2 इसके साथ मिलके हमारा कार्बोहाइड्रेट बना देगा। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोसेस हो गया हमारा जो होता है, ये 3 प्रोसेस के थ्रू हमारा खाना बनता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में। दिस स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस ऑन वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। पर देखो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि पहले ही लाइट के ऑब्जर्प्शन होगा, देन वाटर स्प्लिट होगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके हमारा
कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेसेस एक साथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द। देखो जो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, ये CO2 प्लस H2O ले लिए, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म कर लिए, वो इसको स्टोर करके रखे होंगे। जब सनलाइट आएगा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, वो क्या करेंगे, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। ठीक है, सिंपल। ऐसा नहीं है कि सनलाइट नहीं है तो हम ये जो इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green dots. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं ना, These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ पे होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। Let us see do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। ये आप एक लीफ को काट दिए हो क्रॉस सेक्शन में, ये जाइलम फ्लोएम ये सब चीज़ होता है। देखो ये जो ड्राइंग है आप 11th में जाके क्लियर हो गए, बट ये सिर्फ आप ड्राइंग में ये याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है एंड उसके अंदर क्लोरोफिल फिल होके रहते हैं। स्पॉन्जी, ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सब बहुत सारी चीज़ होते हैं जो डिटेल आप 12th 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिटेल इसका स्ट्रक्चर बता दूंगी कैसे कैसे आप देखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्टिविटी के साथ साथ आगे भी कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।